हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। आइए जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत कैसे स्टार्ट हुई। हमने इसके पहले भारत पर अरबों का आक्रमण देखा, उसी से संबंधित है। इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत स्थापित होता है। तो आइए जानते हैं संघर्ष के युग के बारे में, जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। इसके बाद यह दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है। आइए पहले कुछ पृष्ठभूमि को जानते हैं। देखो, पहले 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम होता है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर को 712 ईस्वी में हराता है। वह भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम होता है। इसके बाद अलप्तगीन गजनबी वंश की स्थापना करता है और वह तुर्क शासक की नींव डालता है। इसके बाद उसका पुत्र सुबुक्तगीन आता है। वह भारत पर पहला तुर्क शासक होता है जो भारत पर पहले आक्रमण करता है। भारत पर पहला तुर्क शासक आक्रमणकारी सुबुक्तगीन होता है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन। इसके बाद महमूद गजनबी 998 ईस्वी पर गजनी की गद्दी पर बैठा और गजनी की गद्दी पर जब बैठा तो गजनी की गद्दी पर बैठने के बाद वह 998 ईस्वी में बैठा। इसके बाद वह 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया और जब 17 बार आक्रमण किया तो 1025 ईस्वी में एक सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसमें वह बहुत सारा धन लूट कर लेकर गया और मंदिर को भी तोड़ डाला था। तो वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण करता है। 1025 ईस्वी में क्वेश्चन बनता है, सोमनाथ मंदिर पर कब और किसने आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। इसके बाद महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जब आता है तो यहाँ भारत पर 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय बुरी तरह से पराजित करता है, बुरी तरह से हरा देता है। इसके बाद वह 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर से युद्ध करता है और पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हराता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य युद्ध होता है और इसमें राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी हरा देता है। और इसी तराइन के द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासक की नींव पड़ जाती है। भारत पर मुस्लिम शासकों की नींव पड़ जाती है और इसी से मुस्लिम शासक यहाँ पे राज करने लगते हैं भारत पे। और 1206 ईस्वी में वह मोहम्मद गौरी फिर आता है और खोखरों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद वह मर जाता है। 1206 ईस्वी में जब मरता है तो उसके 2 गुलाम होते हैं, एक यालदोज और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक निसापुर के बाजार से लाया गया गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के बिजी क्षेत्रों को सौंप देता है गौरी और गजनी की गद्दी यालदोज को दे देता है, अपने दूसरे गुलाम को। यालदोज को गजनी की गद्दी मिलती है और भारत के बिजी क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसी से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ।
और इसी ने गुलाम वंश की 1206 ईस्वी में स्थापना की, क्योंकि वह एक गुलाम था, इसीलिए वह गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो आप लोगों ने इस पृष्ठभूमि को जाना। अब जानते हैं दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया। 5 वंश शासन करते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ये 5 वंश शासन करते हैं। पांच वंश लोधी वंश के बाद मुगल वंश स्थापित होता है, क्योंकि 1526 का प्रथम युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें बाबर इब्राहिम लोधी को हराता है और लोधी वंश को समाप्त करके वह मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आप लोगों ने इस पृष्ठभूमि को समझा। इसके बाद इस पृष्ठभूमि में बहुत ही अच्छे से जानकारी आपको मिली होगी। आपने देखा कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आता है। भारत पर प्रथम तुर्क शासक पहला सुबुक्तगीन आक्रमणकारी। इसके बाद आपको महमूद गजनवी मिलेगा, इसके बाद मोहम्मद गौरी मिलेगा, और फिर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक होता है, और वह इस गद्दी पर बैठता है और राज करता है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत में स्थापित होते हैं और अपना राज करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वर्ष में कौन कौन वंश शासन किए। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसका सबसे लास्ट शासक क्योमर्स था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करता है। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को बाबर हराता है, और बाबर के हराने के बाद वह मुगल वंश की स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो इस तरीके से ये पृष्ठभूमि थी और इस तरीके से ये वंश शासन करते हैं। अब हम आगे सभी वंशों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक शासन करते हैं और कौन कौन सी किस तरीके से भूमिका रही। तो गुलाम वंश को ही इलबरी वंश कहते हैं। तो ये गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, इसमें 3 वंश इसी में शासन करते हैं। एक कुतुबी वंश होता है, फिर शमसी वंश आता है। शमसी वंश के बाद आपको बलबनी वंश मिलेगा। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 वंश शासन करते हैं। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, गुल, खिले, तुम, शायद, लोगे। तो गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, तुम से तुगलक, शायद से सैयद, लोगे से लोधी वंश। तो इस तरीके से आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक भी याद हो जाएगी। गुल खिले, तुम शायद लोगे, ये ट्रिक है और इनके वंशों को याद करने की। अब हम इसके बाद गुलाम वंश को पढ़ेंगे, इसके बाद खिलजी वंश को पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से ये हम दिल्ली सल्तनत को समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को ये दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि को देखा और समझा। अब आप लोगों को ये दिल्ली सल्तनत समझ में आ गया होगा कि कैसे दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी मरता है, इसके बाद वह 2 उसके जो गुलाम होते हैं, यालदोज को गजनी की गद्दी प्राप्त होती है और भारत के विजित क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाता है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर पहला शासक बनता है और गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है।
तो इस तरीके से ये पृष्ठभूमि थी। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।